इस वीडियो में एनसीईआरटी की सारी ही लाइन कवर कर दी गई है, शुरू से लेकर के एंड तक। और ये बाकी यूट्यूब के वन शॉट वीडियो से बेहतर कैसे है? तो बाकी में अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग की वीडियो देखते हैं, तो वो अरेंज्ड नहीं होती, इसलिए बोरिंग हो जाती है, दिमाग में जाती नहीं है। अगर आप वन शॉट किसी और वीडियो का देखेंगे, तो उसमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं होती। लैंग्वेज बदल देते हैं या एनसीईआरटी का कुछ डेटा मिस कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में एनसीईआरटी ही है, लेकिन अरेंज्ड फॉर्म में है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको करने के बाद आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एक बार मैं खोया, तो शायद मैं आपको दोबारा नहीं मिलूँगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऑर्गेनिज़्म ज़िंदा है या ज़िंदा नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? और सेल जो होता है, वो सब में होता है, सभी ज़िंदा ऑर्गेनिज़्म में होता है। ऑल ऑर्गेनिज़्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और सेल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक ऑर्गेनिज़्म जिंदा है एक ही सेल से, तो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म। अगर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, परफॉर्म करता है एसेंशियल फंक्शन को। और अगर उससे कोई छोटा है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म से कुछ छोटा है, तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बार एंटोन वॉन लीवेनहॉइक थे, जिन्होंने देखा और डिस्क्राइब किया जिंदा सेल को, लिविंग सेल को। रॉबर्ट ब्राउन थे, बाद में आए डिस्कवर किए न्यूक्लियस को। इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप और उसका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में दिखा दिया। सेल थ्योरी में मैथियाज स्क्लाइडन थे, 1838 में। वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को देखा, ऑब्जर्व किए कि प्लांट्स जो होते हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके के सेल्स से बने होते हैं और बनाते हैं टिश्यूज़ को। थियोडोरस स्वान 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट थे, और पढ़ते हैं बहुत अलग अलग एनिमल सेल्स को, और बताते हैं कि कैसे थिन आउटर लेयर है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम लोगों में होता है, और सेल वॉल जो होता है यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल के अंदर। ये बताते हैं कि जितने भी एनिमल एंड प्लांट होते हैं, कंपोज होते हैं सेल्स से या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से। स्क्लाइडर एंड स्वान ने ये तो बता दिया, फॉर्मुलेट कर दिए बेसिकली सेल थ्योरी को, लेकिन ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे बनता है। तो रुडोल्फ विर्चो थे 1855 में, पहली बार ही थे कि जो एक्सप्लेन किए। कैसे किए? तो ओमनीस सेलुला ई सेल्ला, पहले वाला सेल जो है उसके पहले वाले सेल से आता है। उन्होंने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने बताया। तो सेल थ्योरी को कैसे समझते हैं आज के दिन? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। एंड जो पहला सेल है, वो अपने पहले वाले सेल से बना है। ओनियन सेल्स में बेसिकली एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होता है, जो कि बाहर का बाउंड्री बनता है, और उसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन हमारे ह्यूमन चीक सेल्स में सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियस एंड जेनेटिक मटेरियल में सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम होता है, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। सेल जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड, सेल के अंदर अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है तो यूकेरियोट होता है, लेकिन अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोट है। साइटोप्लाज्म होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के वॉल्यूम में होता है, प्रोकैरियोट यूकेरियोट दोनों में होता है। ये मेन अरीना है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यहीं पे होते हैं, जो कि इस सेल को जिंदा रखने में काम करते हैं। यूकेरियोट के ऑर्गेनलीज में मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं, उसमें होता नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होता। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज में आते हैं राइबोसोम, जैसे कि वो सब में होते हैं। वो मतलब यूकेरियोट में भी होते हैं, प्रोकैरियोट में भी होते हैं, और साइटोप्लाज्म में रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं प्लांट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होते हैं। रफ इसलिए है क्योंकि राइबोसोम है। एनिमल सेल्स जो होते हैं, वो अलग नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज को भी रखते हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल का साइज देख लेते हैं तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा है, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में है। बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट बोले आइसोलेटेड सिंगल सेल तो ऑस्ट्रिच कांडा हो गया। ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होता है 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। नर्व सेल जो होता है वो सबसे लंबा सेल होता है,
लार्जेस्ट में ऑस्ट्रिच कांडा नर्व सेल जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट होता है। शेप्स जो होते हैं डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इरेगुलर। तो शेप जो होता है फंक्शन के हिसाब से होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जनरली छोटे होते हैं और ज़्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोट के कंपैरिजन में। बैसिलस शेप को रॉड लाइक कहते हैं, कोकस को स्फेरिकल कहते हैं, विब्रियो को कोमा शेप्ड कहते हैं, स्पीरियम को स्पाइरल शेप्ड कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि भले ही प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ही अलग अलग वेराइटी होती है शेप्स की या फंक्शन की, फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। Cell wall and cytoplasm. All prokaryotic have a cell wall surrounding the cell membrane except in the mycoplasma. माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इसमें होता नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। प्लाज्मिड में जीनोमिक डीएनए जो होता ही है, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, उसके अलावा एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जो कि जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड में होता है, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। वो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है, जैसे कि रेसिस्टेंट देना एंटीबायोटिक से, या फिर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि क्लास 12 का टॉपिक है। बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं फॉरेन डीएनए से, उसमें मॉनिटर कर सकते हैं। इंक्लूजन एंड मिसोजोम में तो इसमें प्रोकैरियोटिक में तो कोई ऑर्गेनेलिज नहीं है, सिर्फ राइबोसोम है। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक, इसमें कुछ यूनिक है जिसको इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। मिसोसोम जो होते हैं स्पेशली डिफरेंशिएटेड फॉर्म होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, जो कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक हैं प्रोकैरियोट्स के। एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग को कहते हैं। सेल इन्वेलप एंड मॉडिफिकेशन। तो केमिकली कॉम्प्लेक्स टाइट बाउंड 3 लेयर का होता है बैक्टीरिया के अंदर सेल इन्वेलप। तो उसमें पहला जो होता है ग्लाइकोकेलिक्स होता है, उसके बाद सेल वॉल होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। भले ही तीनों डिस्टिंक्ट फंक्शन रखे, लेकिन जब साथ में काम करते हैं तो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। ग्राम स्टेनिंग क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन बेस होता है इस चीज़ से कि आपने स्टेन को उठाया या नहीं उठाया, उठाया तो पॉजिटिव, नहीं उठाया तो नेगेटिव। ग्लाइकोकेलिक्स एंड सेल वॉल में ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग थिकनेस का होता है। स्लाइम लेयर में होता है कि लूज होता है, लूज सीथ सम बैक्टीरिया में, कैप्सूल रहे तो थिक होता है एंड टफ होता है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट को, और प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को बस्टिंग से एंड कोलैप्सिंग से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मिसोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, इंटरेक्ट करने के लिए सेल वॉल नहीं था, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं यूकैरियोट वाले से भी। मीसोसोम का स्ट्रक्चर फंक्शन देखते हैं तो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन था, और वो किस फॉर्म में होता है, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला के फॉर्म में होता है, जो कि सेल वॉल का फॉर्मेशन करा सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन करा सकता है, या डॉटर सेल बनाने में भी काम करता है। ये रेस्पिरेशन में काम करना, सेक्रेशन में काम करना, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करना, या एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाने का काम भी करता है। क्रोमेटोफोर्स एंड मोटिलिटी। क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं ये भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, किस चीज़ का है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही है लेकिन साइटोप्लाज्म में है, और इसके पास पिगमेंट होता है ना। और ये किस में होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में होता है। फ्लैजेला क्या होता है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होना फ्रॉम द सेल वॉल फॉर द मोटिलिटी। ये सेल वॉल से बना होता है, किस चीज़ के लिए, मोटिलिटी के लिए बना होता है। फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी होता है, जिसमें फिलामेंट सबसे लंबा है। पिलाई एंड फिम्ब्रियाई जो होता है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, मोटाइल के लिए तो बस फ्लैजला था, तो ये मोटिलिटी में कोई रोल नहीं करते। इलाई जो होता है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि बना होता है स्पेशल प्रोटीन से। फिम्ब्रियाई क्या होता है, स्मॉल ब्रिसल लाइक होता है जो कि अटैच करवाता है, किससे, बैक्टीरिया को अटैच कराता है रॉक्स से, चाहे स्ट्रीम जो होता है रॉक्स इन द स्ट्रीम या होस्ट टिश्यू हो गया। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, साइज है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। बने होते हैं 2 सब यूनिट से, 50s एंड 30s, जो कि बनाता है टोटल में 70s, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में
प्रोटीन बनाने का काम करना। अगर सिंगल एमआरएनए में ही बहुत सारे राइबोसोम हो तो उसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं या पॉलीसोम कहते हैं। इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो रिजर्व मटेरियल की तरह काम करता है, जो कि रहता है फ्रीली, साइटोप्लाज्म के फ्रीली रहता है और इसके पास कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैन्युअल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्युअल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्युअल्स। गैस वैक्यूल जो होता है वो ग्रीन, ब्लू ग्रीन या पर्पल या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। यूकैरियोटिक सेल में पढ़ लेते हैं तो इसमें इंक्लूड करता है सारे प्रोटिस्टा को, प्लांट को, एनिमल को, फंगी को। इसमें एक्सटेंशन साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंटलाइजेशन जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है यूकैरियोट सेल का, जो कि होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, है ना। और इसमें होता है सेल न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर इन्वेलप में कवर्ड होता है। प्रोकैरियोट में तो नहीं था। इसमें चलने के लिए भी कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। प्लांट सेल जो होता है उसके पास सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है जो कि लगभग सारे ही प्लांट सेल में तो नहीं होता, मतलब एनिमल सेल में होता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में तो लिपिड बाइलेयर होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही डिटेल स्ट्रक्चर पता चला 1950s में, जो कि ह्यूमन आरबीसी केमिकल स्टडी किए, ह्यूमन का आरबीसी पे किए। मेनली जो होता है वो लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है और कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। मेजर लिपिड जो होता है उसमें फॉस्फोलिपिड होता है जो कि बाइलेयर के फॉर्म में होता है। पोलर हेड आउटसाइड में होता है और हाइड्रोफोबिक जो डरने वाला पूंछ है वो पीछे की तरफ होता है। प्रोटीन एंड कंपोजिशन रेशियो में 52% जो होता है प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। किसमें? वही ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स में हम पढ़ रहे थे। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो बाहर के साइड में होता है मेम्ब्रेन के। इंटीग्रल प्रोटीन में चाहे पार्शियली हो चाहे फुल्ली हो वो घुसा हुआ होता है, बरीड होता है किसमें? मेम्ब्रेन के अंदर। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में ये प्रपोज किया जाता है सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में। क्वाजी फ्लूइड नेचर जो होता है लिपिड का, उससे लेटरल मूवमेंट होता है किस चीज़ का? प्रोटीन का, विद इन द बाइलेयर, जिसको हम फ्लूडिटी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंस है सेल ग्रोथ के लिए या इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए या सेल डिवीजन के लिए। ट्रांसपोर्ट में देख लेते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट एनर्जी, इसमें एनर्जी नहीं लगता। सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ एलॉन्ग होना, ऑस्मोसिस जैसे होता है ना पानी का। कैरियर प्रोटीन भी लग सकता है जो कि फैसिलिटेट करता है। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है ये। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए अगर कैरियर प्रोटीन लगे तब भी पैसिव में ही आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी लगता है, बेसिकली यूटिलाइज करता है एटीपी को, और वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए होता है Na+ या K+ पंप। सेल वॉल जो होता है एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, वो नॉन लिविंग होता है, फॉर्मिंग एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट। प्रोवाइड करता है सेप्स को प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज। सेल टू सेल इंटरेक्शन करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन कराता है। बैरियर रहता है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल के लिए। और एल्गी के अंदर जो होता है सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से, गैलेक्टन्स से, मैनल्स से, मिनरल्स से। मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट के अंदर वही सेलुलोज जो होता है हेमी सेलुलोज से बना, पेक्टिन से बना, प्रोटीन से बना। लेयर्स भी होते हैं इसमें, जैसे कि प्राइमरी वॉल जो होता है वो पहले बना और वो कैपेबल है, वो आगे बढ़ सकता है ना, यंग प्लांट में जैसे होता है। लेकिन वो घटता भी है, कब घटता है? जब सेकेंडरी वॉल उसी के अंदर में बनने लग जाए तो डिमिनिश भी होता है। मिडल लैमेला जो होता है वो लेयर होता है, मेनली कैल्शियम पैक्टेट का बनता है, जो कि होल्ड करके रखता है नेबरिंग सेल्स को साथ में। प्लाज्मोडेस्माटा एक टनल के जैसे समझ लीजिए, जो कि ट्रांसवर्स चीरते हुए निकलता है सेल वॉल को, मिडल लैमेला को, और कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म बहुत अलग अलग नेबरिंग सेल्स में। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें जो बताते हैं कि सारे ही मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल थे, वो भले ही अलग हो स्ट्रक्चर में या फंक्शन में, लेकिन कुछ ऐसे जरूर होते हैं जिसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है और इसी को एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखते हैं। इसके अंदर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। इसमें कौन नहीं आते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ये सब का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, इसलिए वो नहीं आते हैं इसमें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से ही पता चला कि नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो कि स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर कहते हैं। ईआर डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस में
और वो 2 अलग कंपार्टमेंट बनाता है। जैसे कि पहला ल्यूमिनल होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के अंदर वाले पार्ट को कहते हैं, या उसके बाहर वाला पार्ट जो बना वो उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ ईआर में रफ ईआर भी होता है। क्यों होता है रफ? क्योंकि इसमें राइबोसोम अटैच होता है इसके बाहर के सरफेस पे। स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसमें राइबोसोम इसके बाहर के लेयर पे नहीं है। रफ वाले में क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होता है। दे आर एक्सटेंसिवली एंड कॉन्टिन्यूअस होते हैं। किससे कॉन्टिन्यूअस होते हैं? तो न्यूक्लियस के बाहर वाले मेम्ब्रेन से कॉन्टिन्यूअस होते हैं। स्मूथ वाले में क्या है? वो लिपिड बनाते हैं, या एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन बनाते हैं एंड सिंथेसिस करते हैं। किसमें होता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। गोल्जी अपरेटस में क्या होता है? कैमिलियो गोल्जी जो थे 1898 में पहली बार डिस्कवर करते हैं और डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को, जो कि न्यूक्लियस के पास में ही था, जिसको बाद में नाम रखते हैं गोल्जी बॉडीज। इसमें बहुत तरीके के होते हैं, जैसे फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स या सिस्टर्नी। 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। सिस्टर्नी जो होते हैं वो स्टैक्ड पैरेलली रहते हैं एक दूसरे के। बहुत अलग अलग नंबर के हो सकते हैं, वेरिएबल नंबर के हो सकते हैं, जो कि प्रेजेंट करते हैं, जो कि रहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही। पोलैरिटी ध्यान से समझिए। कंसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर रहता है, उसके चारों तरफ ऐसे बना रहता है, तो अरेंज रहता है कहाँ पे? न्यूक्लियस के पास में। डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस। आगे वाला पार्ट को हम सिस कहते हैं या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, है ना, जो कि कॉन्वेक्स की तरह होता है। एंड कॉनकेव मतलब कॉनकेव, जो कि ट्रांस या मैच्योरिंग फेस होता है। एंड सिस सिस एंड ट्रांस फेस जो होता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है, लेकिन डिफरेंट होने के बाद भी इंटरकनेक्टेड होता है। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है? तो इसका पहला काम यही है कि फंक्शन करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करता है, जो कि डिलीवर होगा, चाहे वो अंदर में रहे, इंट्रासेलुलर रहे, चाहे कि सेल के बाहर जाए। मटेरियल जो होता है वो पैक्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो निकला वो वेसिकल के फॉर्म में था, जो कि सिस फेस पहला फेस जो था कॉन्वेक्स वाला उससे गया गोल्जी अपरेटस में, और वो बाहर निकलता है मैच्योरिंग फेस से, कॉनकेव वाला पार्ट, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस पास पास में है। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड जो होता है राइबोसोम से ऑन द ईयर आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का जो सिस्टर्नी था उसी में मॉडिफाई होता है, और बाद में वो ट्रांसफेस जो कि मैच्योरिंग फेस था उससे निकला। गोल्जी apparatus is the important site of formation of glycoprotein चाहे ग्लाइकोलिपिड। लाइसोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि पैकेजिंग से ही बनाता है गोल्जी apparatus के। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल जो होता है वो कहाँ पे मिलते हैं? उसमें मतलब क्या होता है? उसमें बहुत मतलब सारे ही टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेटेज, हाइड्रेज। ये कहाँ पे काम करते हैं? तो एसिडिक पीएच जहाँ पे हो वहाँ पे एक्टिव होते हैं। अल्कलाइन या बेसिक पीएच में काम नहीं करते। वो डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, या न्यूक्लिक एसिड को भी। वैक्यूल्स वैक्यूल जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं। कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसके अंदर वाटर होते हैं, सैप होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, या अलग मटेरियल जो होते हैं जो कि काम नहीं है, नॉट यूजफुल जो हो उसमें हो सकते हैं। वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल जो होता है 90% ऑफ द वॉल्यूम कवर करता है, किसका? सेल का। कहाँ पे? प्लांट सेल में। प्लांट का जो होता है टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट को नंबर ऑफ आयंस के लिए एंड अदर मटेरियल के लिए अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहाँ पे? वैक्यूल जाने टाइम अगेंस्ट करते हैं, और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो सिग्निफिकेंटली हाइयर होता है वैक्यूल से। हाँ, तो वैक्यूल जो है उसका अंदर का जो पार्ट है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में, और वैक्यूल के बाहर वाला पार्ट कम कंसंट्रेशन में। इसलिए कम से जब ज़्यादा जा रहे हैं इसी को तो अगेंस्ट कह रहे हैं। वैक्यूल्स इन अमीबा एंड प्रोटिस्टा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है कहाँ पे? अमीबा के अंदर, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन कराता है, एक्सक्रीशन कराता है। फूड वैक्यूल होता है प्रोटिस्टा के अंदर, जो कि फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने में काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आप इसको स्टेंड नहीं करेंगे तो ये आसानी से दिखने वाला नहीं है। माइक्रोस्कोप के अंदर भी आपको स्टेंड करना पड़ रहा है, बहुत छोटा है मतलब। नंबर जो होता है वेरिएबल करता है, चाहे आप किस तरह के काम करते हैं उस सेल से उस पर। ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पावर चाहिए, और पावर हाउस तो यही है।
सॉसेज शेप का होता है या सिलेंड्रिकल शेप का होता है। डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर और लंबाई होता है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, जो कि ल्यूमन को डिवाइड करता है आउटर कंपार्टमेंट में चाहे इनर कंपार्टमेंट में, है ना। इनर कंपार्टमेंट जो होता है उसमें डेंस होमोजीनस सब्सटेंस होते हैं जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है फॉर्म करता है कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, कॉन्टिन्यूअस होता है। और इनर वाला क्या करता है, उसमें क्रिस्टे होता है ना, इन फोल्डिंग बना होता है मैट्रिक्स के टुवार्ड ही, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, उसमें जो दो मेम्ब्रेन थे उसका अलग अलग स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल के फंक्शन से जुड़ा है। साइट है किस चीज़ का, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। मैट्रिक्स पोसेस करते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ राइबोसोम होते हैं 70s वाले। कंपोनेंट रिक्वायर्ड किस चीज़ के लिए है, तो प्रोटीन बनाने के लिए काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ से डिवाइड होता है, तो फ्यूजन के जैसे, फ्यूजन होके। प्लास्टिड, ये सारे ही प्लांट सेल में होते हैं और यूग्लिनॉइड में होते हैं और इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, आसानी से ऑब्जर्व हो जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। क्यों, क्योंकि ये लार्ज हैं। इसमें अलग अलग स्पेसिफिक पिगमेंट होता है जो कि कलर करता है इसको, है ना। क्लासिफाइड बेसिस किस चीज़ पे है, तो पिगमेंट के बेसिस पे ही है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोफिल को कंटेन करता है एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है जो कि लाइट को ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्रोमोप्लास्ट जो होता है फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, और ये कलर देते हैं येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि कलर ही नहीं है, कलर नहीं है, ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट को। एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, जैसे कि स्टार्च हो गया, पोटैटो हो गया। एलाइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं ऑयल्स को, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन को। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता दीजिए, तो मेजॉरिटी जो होते हैं स्ट्रक्चर के पहले लोकेशन एंड शेप देख लेते हैं। मेजॉरिटी जो होते हैं मेसोफिल सेल के अंदर होते हैं, लीव्स के अंदर। लेंस शेप भी हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल और डिस्क लाइक हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है। 5 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। लंबाई चौड़ाई होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर। नंबर वेरी कर सकता है, एक भी हो सकता है जैसे कि क्लाइमोडोमोनास में ग्रीन एल्गी जो है, या 20 से 40 भी हो सकता है जैसे कि मीसोफिल सेल में। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में डबल मेम्ब्रेन ये भी होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो लेस परमिएबल होता है। स्पेस जो बचा, स्पेस से लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। अंदर मेम्ब्रेन के जो अंदर में जो भी है स्पेस जो है उसको स्ट्रोमा कह रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट इंटरनल कंपोनेंट, ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक जिसको हम थैलाकॉइड कहते हैं, जो कि स्ट्रोमा जो था उसी में मेम्ब्रेनस सैक्स जो होता है इसको थैलाकॉइड कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहता है। थैलाकॉइड जो होता है वो अरेंज रहता है, एक के ऊपर एक स्टैक करके रहता है, जिसको हम कॉइन्स जैसे एक के ऊपर एक रहता है वैसे, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेना। सिंगल रहता है तो ग्रेनम कहते हैं, और इंटरग्रल थैलाकॉइड भी कह सकते हैं। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल को हम स्ट्रोमल लैमिला कहते हैं, जो कि फ्लैट होता है, जो कि कनेक्ट करता है थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। अलग अलग ग्रेना है उसको जोड़ने के लिए जो काम करता है वो स्ट्रोमल लैमिला है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इनक्लोज इन द, कहाँ पे, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन जो होते हैं, जो भी थैलाकॉइड था उसके अंदर जो चीज़ होता है उसको हम ल्यूमन कहते हैं। स्ट्रोमा का कंटेंट क्या है, तो कंटेन करते हैं एंजाइम को जो कि सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स के लिए। कंटेन करते हैं स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स को। क्लोरोफिल पिगमेंट जो था प्रेजेंट इन थैलाकॉइड। क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम आर स्मॉलर, वही 70s वाला होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म वाला तो हम पढ़े ही थे जो कि 80s था। राइबोसोम क्या होता है भाई, तो इसका डिस्कवरी पढ़ लीजिए। तो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि पहली बार था ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। डेंस पार्टिकल्स जो होते हैं जॉर्ज बेलार्ड ने खोजा था 1953 के अंदर। कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए कहते हैं, और प्रोटीन भी रहता है इसमें। नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन तो होता नहीं है। यूकैरियोट राइबोसोम जो 80s था लेकिन प्रोकैरियोट में 70s था। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट जो कि लार्जर होता है एंड छोटा भी होता है। 2 सब यूनिट कैसे, तो 80s में तो 60s एंड 40s करके होता है, और 70s जो जिसमें था उसमें 50s एंड 30s करके रहता है। स्वेडबर्ग का जो यूनिट है वो क्या यूनिट है समझ में नहीं आता, तो वो सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट होता है, वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है डेंसिटी एंड साइज का।
तो बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम जो हैं कंपोज्ड हैं 2 सब यूनिट्स से, जो कि साथ में ही काम करते हैं, सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। सीलिया, फ्लैजेला एंड न्यूक्लियस। तो सीलिया का सिमिलर सीलियम होता है, फ्लैजेला का सिमिलर फ्लैजेलम होता है। हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन पे। तो सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर है, वर्किंग लाइक ओर्स, नाव में चप्पू की तरह जो होता है उसके जैसा वो दिखता है। मूवमेंट कराता है चाहे सेल का चाहे सराउंडिंग फ्लूइड का। फ्लैजेला थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होता है, लॉन्गर होता है, रिस्पॉन्सिबल कराता है सेल का मूवमेंट। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया ऑल्सो पोसेस फ्लैजेला। प्रोकैरियोट के पास भी फ्लैजेला था, लेकिन वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट रहता है यूकैरियोट वाले से। कैसे? तो प्रोकैरियोट वाला तो कवर था सेल वॉल से, यूकैरियोट वाला किससे है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है। बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं बेसल बॉडीज। एक्सोनीम माइक्रोट्यूबुलर आर्किटेक्चर। तो कोर ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेलम जो था वो क्या है? तो एक्सोनीम है। पजेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो कि पैरेलल ही चलते हैं लॉन्ग एक्सिस के थ्रू। वो उसमें 9 डबलेट होते हैं जो कि रेडियली अरेंज्ड होते हैं, बाहर के साइड में पेरिफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल, और ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल भी होते हैं। इसलिए हम इसको 9+2 एरेज से भी डिनोट करते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो होता है वो कनेक्ट होता है ब्रिज से, जो कि इनक्लोज्ड होता है एक सेंट्रल सीथ से। सेंट्रल सीथ कनेक्टेड होता है टू वन ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक, जो कि डायग्राम में दिख रहा है। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 9 रेडियल स्पोक हो गए। पेरिफेरल वाला डबलेट कनेक्टेड होता है एक दूसरे से लिंकर्स के थ्रू। सेंट्रोसोम जो होता है ऑर्गेनली यूजुअली कंटेन करते हैं 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, जो कि परपेंडिकुलर होता है, और सराउंडेड एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कार्टविल जैसा होता है दोनों का। और ये किससे बना होता है? तो 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और हर एक पेरिफेरल फिब्रिल जो था उसको ट्रिपलेट कहते हैं, एंड एडजेसेंट ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो लिंक्ड होता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन इज प्रोटीनेसियस, और उसको हम हब कहते हैं। हब इज कनेक्टेड विथ पेरिफेरल ट्रिपलेट ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोटीनेसियस रेडियल स्पोक्स। फंक्शन क्या है सेंट्रियोल्स का? तो सेंट्रियोल जो होते हैं बेसल बॉडी बनाते हैं किसमें? तो सीलिया एंड फ्लैजेला में। और ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं कहाँ पे? गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन द एनिमल सेल्स। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार खोजा था 1831 में। मटेरियल स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज से स्टेन किए, और उसको नाम रखा गया था क्रोमेटिन। किसके द्वारा हुआ था? फ्लेमिंग के द्वारा। इंटरफेस न्यूक्लियस कंपोजिशन। इंटरफेस में न्यूक्लियस जो होता है नॉन डिवाइडिंग सेल होता है ना, वहाँ पे तो हाईली एक्सटेंडेड रहता है, इलेबोरेट रहता है, फैला हुआ रहता है। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स को हम कहते हैं क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है? उसी में रहता है। वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज को हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं, है ना। सिंगुलर हो तो न्यूक्लियोलस कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है उसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं पैरेलली, जिसकी स्पेस को हम 10 से 50 नैनोमीटर के बीच में होता है, जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो कि एक बैरियर का काम करता है न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म के बीच में। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूअस, वो कॉन्टिन्यूअस होता है, जो कि पास में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पड़े थे पीछे। और इसके ऊपर राइबोसोम होता है, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? इंटरप्टेड होता है एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस बाय माइन्यूट पोर्स, है ना। फ्यूजन हो जाता है 2 मेम्ब्रेन का, 2 मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाते हैं तो बीच में एक स्पेस बन जाता है। तो न्यूक्लियर पोर जो होते हैं एक पैसेंजर की तरह काम करता है, पैसेज की तरह काम करता है। 2 वे मूवमेंट होता है। 2 वे क्यों? क्योंकि आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जाते आते रहते हैं वैसा। नंबर का भी वेरिएशन होता है। ऐसे तो ओनली 1 न्यूक्लियाई होता है एक सेल में, और लेकिन अलग अलग में अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे हम लोगों में एरिथ्रोसाइट में नहीं होता, फ्रॉग में जैसे होता है। एरिथ्रोसाइट में बहुत सारे में नहीं होता। स्टीव ट्यूब सेल जो होता है, वेस्कुलर प्लांट जो होता है उसमें भी नहीं होता है, ये न्यूक्लिएटेड कहते हैं उसको। न्यूक्लियर मैट्रिक्स न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। इट्स कंटेंट इज कॉन्टिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म।
बिना मेम्ब्रेन के रहता है, बीच सा गोल गोल सा रहता है। साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये लार्जर होता है एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाइज होता है, प्रेजेंट रहता है इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस। उस सेल में ज़्यादा होगा जहाँ पे प्रोटीन बनेगा, वहाँ पे तो ज़्यादा ही होगा। क्रोमेटिन एंड डीएनए कंटेंट में इंटरफेस न्यूक्लियस फीचर ए लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन के पास क्या होता है, तो डीएनए होता है, बेसिक प्रोटीन होता है, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है एंड आरएनए होता है। ह्यूमन डीएनए डायमेंशन में ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड सेंट्रोमियर, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल जो होते हैं स्ट्रक्चर क्रोमोसोम वो बन जाते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस में। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज़ ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है सेंट्रोमियर के ऊपर के साइड में, काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रोमियर होल्ड करता है दो क्रोमेटिड को आपस में, बीच में। तो सेंट्रोमियर का जो पोजीशन कहाँ पे होगा उसके हिसाब से 4 अलग अलग क्रोमोसोम होता है। जैसे कि मेटासेंट्रिक होता है, उसमें मिडल ऑफ क्रोमोसोम में बना होता है, जिसका 2 इक्वल आर्म्स हो जाएगा। सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ा अलग रहता है, स्लाइटली अवे, एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक में क्लोज टू एंड होता है, एक एक्सट्रीम शॉर्ट हो जाएगी, एक वेरी लॉन्ग हो जाएगा। टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है, टर्मिनल पोजीशन। एनसीईआरटी में टीलोसेंट्रिक का कोई भी डायग्राम नहीं दिया है। सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है, समटाइम ए फ्यू क्रोमोसोम हैव ए नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पीछे देखिए, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है यहाँ पे, कुछ कुछ में कांस्टेंट लोकेशन होता है, जिससे हम इट गिव द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। माइक्रोबॉडीज जो होता है, लास्ट टॉपिक है। वेसिक्यूलर एंजाइम कंटेनर्स, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स को हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं, जो कंटेन करते हैं बहुत अलग अलग एंजाइम्स को, जो कि प्रेजेंट होते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में।